हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन कुमार सिंह एंड वेलकम टू जनरल डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक निरंतरता के साथ हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी है उस पर हम लोग वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हैं। तो उसी के सिलसिले को हम लोग एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पिछले कुछ टॉपिक हमने जैसे आईआर से रिलेटेड कुछ हमने बातें की थी, उसके बाद हमने सोलर से रिलेटेड कुछ बातें की थी। तो कुछ बेसिक चीजें थी उस पर हमने डिस्कस किया था, लेकिन आप ही लोगों से कुछ एक रिक्वेस्ट था कि मतलब जो भी अभी प्रेजेंट से रिलेटेड एक मॉनेटरी पॉलिसी जो अपडेटेड वर्जन 2020 अगस्त आया है उस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में अपडेट करता हूँ। तो आज जो होगा ये वीडियो होगा सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के होगा, और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और भी अगर करंट अफेयर्स अगर जैसा मेरे को इस वीडियो में अगर टाइम मिलता है तो मैं इसमें कुछ अपडेट करूंगा आप लोगों के समक्ष। तो दूसरा चीजें मैं ये बताऊंगा कि जैसे आप लोगों का क्वेरी रहता है कि आवाज को लेकर के, तो शायद आज भी आवाज का इशू रहेगा, क्योंकि आज भी माइक की समस्या है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ वहाँ थोड़ा सा लॉकडाउन की स्थिति है और मैं अभी उस चीज को अरेंजमेंट नहीं कर पाया हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग मेरे को उम्मीद है कि उसको आप लोग मैनेज करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि हेडफोन लगा करके उसको नहीं होता है कि सुनने का प्रयास कीजिएगा और वो चीजें क्लियर होगी। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी वीडियो अपना सुनता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप विथ हेडफोन आप अगर उसको यूज करिएगा तो आपको आवाजें जो होगी वो क्लियर सुनाई देगी आप लोग। चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, और जो भी इस मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ अपडेट हैं जो मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से या मतलब जो भी होता है एक जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से कि एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर के, तो उस पर हम इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि हर वो चीजें आप लोगों के समक्ष क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कि ताकि आप लोगों को नहीं होता है कि कुछ बिना बुक की देखे आप लोगों को वो चीजें सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैं प्रयास करने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करने से पहले जो भी उसका कुछ रेट होते हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिमांड और सप्लाई का एक छोटा सा कंसेप्ट बताने का प्रयास करूंगा, ताकि मैं यहाँ पर बताऊं तो आप लोगों को वो चीजें समझ में आ जाए। एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास पोटैटो है, समझ लीजिए 3 कंडीशन हम लेते हैं। पोटैटो मानते हैं मार्केट में 40 रुपए केजी है, ठीक। दूसरा केस हम मानते हैं 80 रुपीज पर केजी है, और तीसरा है 120 रुपीज पर केजी, ठीक है। इस चीज को समझ लेना, ठीक। इसको हम मान लेते हैं कि आपका डिमांड वाला केस है, ये आपका मानते हैं कि प्राइस जोन है, ठीक। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला अगर मानते हैं कि 40 लेते हैं, यहाँ पर 80 लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं आपका 120। मतलब ये डेटा आप अपने से कुछ भी ले सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप लोगों को समझा पाऊं अच्छे से, इसलिए मैंने कुछ भी रैंडम ले लिया है। तो होता क्या है, आप लोग एक बेसिक कंसेप्ट जान लीजिए। होता क्या है कि अगर मार्केट में अगर डिमांड इंक्रीज होता है, देखिए 2 चीजें होती है, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। बस 2 चीजें आप लोगों को समझ लेना। अगर ये 2 चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो आप हर वो बेसिक चीजें अपने आप से रिलेट कर पाइएगा। तो आप मानिए इस चीज को, अगर मार्केट में ज्यादा डिमांड आता है, समझिए इस चीज को, जैसे मार्केट में मानते हैं कि 40 केजी पोटैटो है, ठीक। 40 केजी पोटैटो है और मांग 50 केजी का आ जाता है। तो जो मांगते हैं कि ये वाला जो 40 रुपए, जो जैसे मानते हैं कि यहाँ पर जो 40 रुपए केजी जो मिल रहा था, वो ऑटोमेटिकली बात है कि वो प्राइस को अपने इंक्रीज करेगा, ठीक है कि नहीं। तो उसका क्या होगा कि प्राइस आपका इंक्रीज होगा। इन द सेंस आप ये भी कह सकते हैं कि जब डिमांड इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या होगा, कम होने लगेगा। समझ, ये भी थोड़ा सा बेसिक फंडा है, आप लोगों को समझने का प्रयास कीजिएगा, इजी वे में आप इस चीज को समझ पाइएगा।
अब देखिए यहाँ पर प्राइस और ये चीज हो गई, यहाँ पर बस इस चीज को देखते हैं कि मानते हैं कि अगर 40 रुपया अगर था आपका प्याज, तो डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, यहां पर मान लेते हैं। ठीक, अगर मानते हैं कि प्याज अगर 80 रुपया हुआ यहाँ पे, तो जहां अगर मानते हैं यहाँ पर जैसे 50 हो गया, यहाँ पर 100 ले लेते हैं, यहाँ पर 150 ले लेते हैं, यूनिट रेंडम दे दीजिए। जैसे मानते हैं 40 का, 150 का ऑर्डर हो रहा था आपको, अगर मानते हैं 80 का था तो घट के आ गया, क्योंकि जब नहीं होता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो मतलब ऑटोमेटिकली बात है कि लोग खरीदना बंद कर देंगे। तो ये मानते हैं कि आगे यहाँ पर आ गया आपका। ठीक, अगर मानते हैं 120 हो गया तो ये चीजें और कम हो गया, मतलब बिक्री कम हो गई, ये यहाँ पर आ गया। तो अगर इसका अगर इस चीज को मिलाइएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग, नहीं होता है कि इसको डिमांड लाइन बोलते हैं। मतलब ये क्या चीजें समझ में आ रहा है कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड वर्सेस सप्लाई, मतलब क्या होता है, दोनों जो चीजें होती है अपोजिट होती है। एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा, फिर एक डिक्रीज होगा तो एक इंक्रीज होगा। ये बस फंडा समझ लेना है। और इसी चीज को अगर आप डिमांड कब करते हैं, आपके पास पैसे हो, आपके पास पैसे कब आते हैं, जब आप अर्निंग करते हैं, जॉब में रहते हैं, या आपको लोन मिलता है, वट एवर जो भी आपके पास डिमांड कब होगा, पैसे का माध्यम होना चाहिए। चाहे आप अगर किसी जॉब में है, चाहे आपके पास कोई लैंड एक्विजिशन है, उसको आप मतलब नहीं होता है कि सेल करते हैं, आपके पास कोई एसेट है उसको आप सेल करते हैं, या आपको किसी दृष्टिकोण से आपको लोन मिलता है, मतलब लिक्विडिटी का जो कंडीशन होता है मार्केट में ज्यादा हो जाना, तो इसको ये डिमांड को इंक्रीज कर देता है। तो अगर आपको डिमांड को अगर डिक्रीज करना है तो क्या करना है कि ये जो पैसा है, पैसा का माध्यम को ही डिक्रीज कर दीजिए। अगर जो नंबर ऑफ पीपल है यहाँ पे, उनके पास से कुछ ऐसा किया जाए कि पैसा इनके पास ही कम हो जाए। जब इनके पास जब पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड कम करेंगे, और जो मार्केट के जो कंडीशन होगा वो नहीं होता है कि एक सामान्य तौर पर चलने लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसमें कुछ है नहीं। अब बात करेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के। देखिए अब यहाँ पर देखिए आरबीआई द्वारा एक है आरबीआई, सब कोई इसको जानते हैं। मैं आरबीआई का डिस्कस नहीं करूंगा, सबको पता है इसके बारे में, क्योंकि अगर इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर हमारी जो भी विषय वस्तु है वो नहीं होता है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा सुनने के लिए। हम चाहेंगे कि जो भी हमारा विषय वस्तु है उस पर डिस्कस किया जाए। देखिए एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है जो ये चीजें डिफाइन करती है कि जो मार्केट है हमारा, मार्केट में कितना पैसे मतलब नहीं होता है कि डालना है और कितना रिमूव करना है वहां पे। मतलब अगर मानते हैं यहाँ पर बैंक है, समझ लीजिए इस चीज को। अब बैंक से हम लोग क्या होते हैं कि नंबर ऑफ जो पीपल होते हैं ना वो जुड़े होते हैं। यही होता है ना कि कुछ लोग पैसे इसमें डालते हैं और कुछ लोग निकालते हैं। बस एक प्रकार का एक वे है, एक माध्यम है, समझिए इस चीज को। एक कुछ लोगों से पैसे क्या करता है, लेता है, और कुछ लोगों को पैसे देता है। अब डिपेंड करता है कि ये कितना देता है। अब ज्यादा लोन देगा यहाँ पर लोगों को तो ज्यादा लोग डिमांड करेंगे। अगर मानते हैं कि आप ही के पास पैसे नहीं है और अभी नहीं होता है कि लोन का प्रक्रिया बढ़ा दिया जाए, तो मानते हैं कि आप सपोज आप फ्रिज यूज नहीं करते हैं, मार्केट में बोलिए कि हमको फ्रिज चाहिए। आप 4 व्हीलर यूज नहीं करते हैं, बोलेगा हमको 4 व्हीलर चाहिए। तो फिर मार्केट में क्राइसिस पड़ेगी ना इस चीज को लेकर के, जब डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा ऑटोमेटिकली बात है कि आप लोग डिमांड करेंगे। तो इस चीज को इसको कैसे नियंत्रण किया जाए, समझ रहे हैं ना, कि मतलब कितना पैसे इस मार्केट में देना है, कितना नहीं देना है, कितना कंट्रोल रखना है, समझ रहे हैं। तो इसको ये आरबीआई जो होता है इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। मतलब इनको नहीं होता है कि एक रेगुलेटिंग सिस्टम है कि बैंकों को कंट्रोल करना कि आपको कितना लोन देना है, किस सेक्टर में कितना लोन देना है आप लोगों को, कब कब किस केस में आपको नहीं होता है कम देना है, किस केस में आपको ज्यादा देना है। ये सारी चीजें आपको ये आरबीआई डिफाइन करता है। लगभग अगर आपको पता है कि 2010 से पहले की बात मैं अगर बताऊं, जब लगभग मॉनेटरी पॉलिसी नहीं था, जो सारा चीजें जो था वो आरबीआई नहीं होता है कि डिफाइन कर लेता था अपने हिसाब से जो भी चीजें होती थी। तो इससे क्या होता था कि लगभग एनपीए जो था हमारा
काफी इंक्रीज होने लगा था। समझ रहे हैं ना, एनपीए बढ़ना मतलब नहीं होता है कि इनका प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि मतलब कितने पैसे देना है नहीं देना है। इसलिए जो गवर्नमेंट द्वारा इसको नहीं होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया जिसमें नहीं होता है कि आरबीआई के 3 मेंबर और नहीं होता है कि गवर्नमेंट के 3 मेंबर, छह लोग बैठेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को मार्केट का कंडीशन कैसे रखना है। और उसका एक वैल्यू नहीं होता है कि सभी के समक्ष प्रेजेंट करेंगे, और उसको नहीं होता है कि पूरे मार्केट और पूरे मार्केट नहीं बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि इसी से तो सारा चीज आपका जुड़ा हुआ है, सारा मार्केट। ये पैसा देगा मार्केट दौड़ेगा, ये पैसा नहीं देगा मार्केट स्थिर हो जाएगा। ये चीजें हैं, मतलब ये बेसिक चीजें हैं ये आरबीआई को लेकर के। इसमें आप मानते हैं कि 3 और 3 हो गया। अगर मानते हैं किसी चीज पर बहस होती है तो बहस होती तो नहीं होता है कि 3 मेंबर और 3 मेंबर नहीं होता है कि बराबर वोट हो जाए किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर। अगर एक मुद्दा है, अब किसको माना जाए, तो उसमें जो आरबीआई के जो गवर्नर होंगे उसमें जिसका वो वोट कर देंगे वो पक्ष को क्या मतलब मान लिया जाएगा कि वो चीजें जो है मतलब पब्लिश हो गई, और वहीं एक नहीं होता है कि वो पॉलिसी बन जाती है हमारी। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो ये तो बेसिक था, मैं और ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मतलब इससे ज्यादा डीप में जाना मेरे को उचित नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों को जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे बेसिक पता ही होगा पहले से। तो अब आते हैं यहाँ पर 2018 वाले जो 2020 वाले जो अभी अगस्त में जो मॉनेटरी पॉलिसी लाई गई है उसका क्या कंडीशन है, उसको समझने का इसका प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं कुछ रेट ओवर है मैं साथ साथ डिफाइन करता चलूंगा, नहीं कि पहले थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। तो कुछ नहीं होता है कि 5-7 टर्म में इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ 1 2 3 करके, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पहला केस हम मानते हैं, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट, मतलब कुछ इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, उस तरफ आरबीआई का कुछ अपना पॉलिसी है रेट को लेकर के, कितना % बढ़ाना है घटाना है, उसमें क्या क्या चेंजेस करना है नहीं करना है, उसको हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कि जैसे मानते हैं कि ये बैंक है, यहाँ पे यहाँ पर पीपल है, पीपल में मान लेते हैं कोई एक्स नाम का आदमी है। एक्स आदमी यहाँ पर गया और 100 रुपये क्या किया यहाँ पे जमा कर दिया, जैसा आप सभी हम सब जो भी हम लोग करते हैं इसको 100 रुपये जमा कर दिया। तो आरबीआई कहता है कि जो 100 रुपये आएगा आपका, कुछ परसेंटेज जो होगा यहाँ पे, मतलब नहीं होता है कि कुछ परसेंटेज आपको रिजर्व में रखना होगा, रिजर्व में रखना होगा। अब 100 रुपए है, इसमें से मान के चलिए अभी का जो 2020 का मैं अपडेटेड करता चलता हूं। अब 2020 में क्या किया गया, इसको 4%, 2020 अगस्त की बात कर रहा हूं, इसको 4% कर दिया गया है। मतलब आप जो आपके पास 100 रुपए आए उसमें से मतलब 4 रुपए आप लोगों को नहीं देना है। अब आपके पास 96 रुपए बच गए फाइनली। अब 96 रुपए का आपको कुछ ना कुछ करना है, आपको जो करना है अभी उसका आगे वाला कंडीशन भी बताता हूं यहाँ पर। अब एक होता है एसएलआर, लेकिन ये ध्यान रहे कैश में रहेगा, ठीक। उसके बाद एसएलआर में केस बताया जाता है, एसएलआर के केस में कि आपने जैसे बैंक के पास 100 रुपए आए तो 100 में से तो 4 इसने सीआरआर का टर्म में रख दिया, कैश के टर्म में, अब बच गया 96 रुपए। अब 96 इस 100 का समझ रहे हैं, अभी के समय में 18% आपको एसएलआर के टर्म में रखना पड़ेगा। अब एसएलआर क्या होता है, देखिए गोल्ड, एसेट्स हो जाते हैं, कोई चीज को आप ले सकते हैं, सिक्योरिटी, बॉन्ड पेपर, मतलब ये नहीं होता है कि इस चीज में आप नहीं होता है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको आप अपने पास रख सकते हैं। समझ रहे हैं ना इस चीज को। तो मान के चलिए
कि लगभग 96 में से मान के चलिए कि जो भी मतलब 18% जो भी था उसको एसएलआर में चला गया आपका। ठीक, अब जितना रिमेनिंग पैसा बचेगा आपका उसको बैंक को क्या करना होता है, अब जो करना है आप अपना इन्वेस्ट करें या किसी को लोन दे या व्हाटएवर जो भी करें। ठीक है, ये कंडीशन उम्मीद करता हूं कि सीआरआर और एसएलआर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब तीसरा कंडीशन एक आते हैं, पहले थोड़ा सा इसको एमएसएफ को अभी डायरेक्ट नहीं थोड़ा सा और बता के तो मैं एमएसएफ को बात करता हूं। एक और चीज इसमें छूट रहा है, एसएलआर हो गया, एक होता है बैंक रेट। अब देखिए यहां पर जैसे अब आरबीआई है, यहां पे यहां बैंक है आपका, जनरल बैंक है। अब बैंक है तो इनको तो कभी ना कभी कैसी ऐसी कंडीशन आएगी कि इनको लोन लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग को लोन की जरूरत पड़ता है तो बैंक में जाते हैं, लेकिन जब इनको लोन की जरूरत पड़ेगा तो कहां जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। जब आरबीआई के पास जाएंगे यहाँ पे तो आरबीआई कहेगा भैया आप आए हो तो आप कुछ ना कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पे। समझ रहे हैं ना इस चीज को। तो दो टर्म होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। समझ लीजिएगा, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, ये चीजें समझ में आ गया तो बात क्लियर हो जाएगी। देखिए एक तो होता है लॉन्ग टर्म, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। अगर मानते हैं कि कुछ समय के लिए लोन लेना है, माने कुछ समय के लिए लोन लेना है, तो इसको बोलेंगे हम क्या चीजें, रेपो रेट। क्लियर। शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो उसको बोलेंगे क्या चीजें, रेपो रेट। अगर आपको लॉन्ग टर्म पे 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए अगर आपको लेना है, इसको बोलेंगे हम क्या चीजें, बैंक रेट। क्लियर, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि मतलब इन लोगों के पास ज्यादा पैसा हो गया, आरबीआई देख रहा है यहाँ पर कि बैंक के पास ज्यादा पैसा हो रहा है और ये लोग नहीं होता है कि न चाहते हुए भी लोगों में पैसा बांटे जा रहे हैं तो ये क्या कहेगा, भैया ये काम करो तुम मेरे को लोन दो। समझ में आ रहा है ना बात हम क्या कर रहे हैं, तुम मेरे को लोन दो। अब इससे क्या होता है कि जब ये पैसा लेगा यहाँ पर, जब बैंक से आरबीआई जब पैसा लेगा तो इनका क्या होगा, बैंक के पास भी दो फायदा है। बैंक अगर मानते हैं आम पीपल को लोग देंगे यहाँ पर, जैसे अगर आम पीपल को देंगे तो इसमें क्या होगा कि एनपीए बढ़ने का ज्यादा चांस होगा, हो सकता है आपका पैसा डूब भी जाए। लेकिन जब ये आरबीआई को देगा तो ये तो बात क्लियर है ना कि मतलब कि ये फिक्स है कि इसमें पैसा नहीं डूबेगा। तो ये क्या करेंगे, पैसा जब यहाँ देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पैसा का फ्लो कम हो जाएगा और आप लोग डिमांड करना कम कर देंगे। यही चीजें मॉनेटरी पॉलिसी, यही चीजें समझना है कि मतलब ये मार्केट का कंडीशन, डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करना। इन्फ्लेशन जो है ना, मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है इस मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। तो जो यहाँ पर जैसे अब जब यहां से अगर आरबीआई इनसे अगर मानते हैं कि अगर लोन ले रहा है तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। अब 2020 अगस्त का क्या अपडेट है देखिए। अब सीआरआर मैंने बता दिया 4% रखा गया है, रेपो रेट आपका मतलब 4% रखा गया है, ये भी 4% है लगभग। अब 4 या 4.2 इसको देख लीजिएगा। रिवर्स रेपो रेट जो है यहाँ पे उसको लगभग 3.5 के आसपास रखा गया है। ठीक है, अगर इसको ज्यादा बढ़ाया जाएगा, समझ लीजिएगा ध्यान से, अगर रिवर्स रेपो रेट को अगर ज्यादा बढ़ाया जाएगा बैंक तुरंत पहुंच जाएंगे आरबीआई के पास कि भैया ये काम कीजिए, आप मेरा लोन ले लीजिए। क्योंकि मतलब नहीं होता है कि जब इंटरेस्ट ज्यादा मिलने लगेगा, ठीक है, बैंक रेट आप लोग समझ गए, रिवर्स रेपो रेट और क्या बोलते हैं रेपो रेट, एसएलआर और सीआरआर। अब आता है एमएसएफ। कभी कभी होता है क्या, जैसे आप लोगों ने जैसे विजय माल्या केस में आप लोगों ने ये चीजें सुनी होगी कि नहीं होता है कभी सडनली आ जाता है बात कि बैंक करप्ट होने वाला है। नहीं होता है कि लोग अचानक से, नहीं होता है कि डर पैदा हो जाता है कि जो भी पैसे हम लोग बैंक में जो लगाए हैं शायद नहीं होता है कि मतलब डूब ना जाए, और सडन क्या होता है कि लोग आपके पास पैसे मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। तो उस केस में क्या किया जाता है यहाँ पे कि 1 नाइट के लिए नहीं होता है कि आरबीआई से, समझ रहे हैं ना, आरबीआई से ये जो बैंक होता है अपने जो सीआरआर का 1% 1 नाइट के लिए लेता है, उसको बोलते हैं एमएसएफ। और एमएसएफ लगभग वहीं 4.2 के आसपास है अभी। तो
ये आपका बेसिक था पहला केस, मतलब जो कह सकते हैं कि जो अगस्त वाला जो अपडेट है। चलिए दूसरा केस में बढ़ते हैं। इसमें जितना भी प्रावधान आया मैं सबको इसमें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर करते चल रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाए। देखिए दूसरा टर्म यहाँ पर यूज किया गया है, अगर आप लोगों में कोई ना कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता ही होगा, उम्मीद करता हूँ, तो इस बार का जो लगभग जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी जो लागू किया गया उसका अगला दिन जो हेडिंग था वो उसमें एकोमोडेटिव शब्द का यूज किया गया था। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एकोमोडेटिव का क्या मतलब है अभी के मॉनेटरी पॉलिसी में। अब देखिए एकोमोडेटिव का मतलब ये होता है, जैसे बैंक में 3-4 कंडीशन है, सबको समझ लेते हैं कि एक साथ चीजें समझ में आ जाए आप लोगों को। एक होता है इस, सॉरी थोड़ा सा मतलब गीला हो गया बोर्ड, आप लोग इसको उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाएंगे। एक होता है इज, पहला आपका जैसे इज हो गया आपका, जैसे एक एकोमोडेटिव जो भी कंडीशन होता है इसमें ये चीजें जानने का प्रयास करते हैं कि जो भी मैंने जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट जो आप लोगों को बताए, जितना भी रेट बताया, जैसे नहीं होता है कि CRR हो गया आपका, SLR हो गया आपका रेपो रेट हो गया, मतलब अगर जब भी अगर एकोमोडेटिव लिखा हुआ मिल जाए तो मतलब इसका एक सिंबॉलिक मतलब ये होता है कि आने वाले समय में इसको और डिक्रीज किया जाएगा। मतलब अगर एकोमोडेटिव अगर लिखा हुआ अगर मिल जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में तो मतलब ये चीजें होता है कि कमिंग टाइम में ये चीजें और डिक्रीज होगी, मतलब एक प्रकार का नहीं होता है कि इनडायरेक्टली सिंबॉलिक टर्म है। एक और होता है जैसे इज में क्या करना है कि इससे ये होता है कि ड्यूल टाइम, मतलब आप एकदम 100% कंफर्म हो जाइए कि मतलब अगर कोई पॉलिसी अगर लॉन्च करना है तो उस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए जो बैंक जो होगा वो अपना इसमें नहीं होता है कि डिक्रीमेंट जरूर करेगा। तीसरा चीज होता है टाइट। अब टाइट का मतलब ये होता है कि अगर इस एकोमोडेटिव की जगह अगर टाइट आप यूज करते हैं, अगर बैंक यूज करती है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में ये जितने रेट हैं वह इंक्रीज करेंगे।